आज हम जो टैक्स भरते हैं उस टैक्स का डिक्लेरेशन या टैक्स कैसा भरना है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों के दिन में क्वेश्चंस रहते हैं कि इस टैक्स का हम लोग डिक्लेरेशन कैसा दें। उसके बाद में जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसके जो सबूत तौर पे उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कब फिल करना है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल है और इसका हर एक कंपनी, हर एक का नियोक्ता जो है उनके पास इसका सारा इन्फॉर्मेशन है। उनको आप अगर उनसे कंसल्ट करते हो तो वो भी आपको इसमें प्रॉपरली बता सकते हैं। तो चलिए एक मोटा मोटा हम लोग समझते हैं कि ये टैक्स डिक्लेरेशन हम लोग कैसा देते हैं, डिक्लेरेशन में क्या क्या देना पड़ेगा, और इसमें हम ये थोड़ा सा इजी तरीके से करने का कोशिश करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कर बचत, हम लोग ये कर बचत कैसा करते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, आप सरकारी या निम्न सरकारी या पेमेंट तौर पे काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ जो 31 मार्च, इस 31 मार्च के पहले अपना इन्वेस्टमेंट का टोटली नियोजन करना जरूरी रहता है। अगर आपकी पेमेंट इनकम टैक्स की स्लैब में जाती है, तो अभी इसमें इनकम टैक्स की स्लैब्स जो है, अभी फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम टैक्स की स्लैब है उसके लिए आप सर्च कीजिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग है, लेडीज़ के लिए अलग है। तो इस स्लैब में आप कौन से स्लैब में बैठते हो वो देखिए। तो ये इसके लिए हर एक का इनकम टैक्स का स्लैब टोटली अलग रहता है। तो अभी देखते हैं कि हम लोग उस हिसाब से ये अपना फाइनेंशियल ईयर रहता है वो नॉर्मली अप्रैल टू मार्च रहता है। तो मार्च के एंड के पहले हमें जो भी हम लोग डिक्लेरेशन देते हैं, और अभी जो डिक्लेरेशन मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक वो आपका नियोक्ता डिसाइड करता है। उसको नियोक्ता आपको बोलेगा कि ये मंथ में करना है, उसका पूरा अधिकार आपके नियोक्ता को है। तो आप नियोक्ता से एक बार कंसल्ट करते हो तो नियोक्ता आपसे डिक्लेरेशन मांगते हैं। तो उसी दौरान आपको नियोक्ता को आपके इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन देना रहता है और वो देना जरूरी है। तो अभी इसमें आपकी सैलरी का जो है टीडीएस, जो टीडीएस है वो टीडीएस कब काटा जाता है, ये टीडीएस ये प्राप्तिकर कायदा के अनुसार आप जो इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हो, आपके इन्वेस्टमेंट स्लैब, आपका जो टैक्स का जो स्लैब है वो स्लैब को अगर क्रॉस करता है और उसका आप कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा पाते हो तो वो टीडीएस के दौर पे काटा जाता है। तो वो काटने का पूरा अधिकार अपने एम्प्लॉयर का है। तो एम्प्लॉयर साल में मंथली ये जो टीडीएस है, अभी टीडीएस के बारे में आपको ये है कि टीडीएस कैसे काटा जाता है। टीडीएस आप जो फाइनेंशियल साल के शुरू में घोषणा पत्र करते हो उसको ये बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन। ये इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन द्वारा आपने दिए हुए इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट पे आपका टीडीएस काटा जाता है। सब इन्वेस्टमेंट की रिसिप्ट्स आपको आपके दफ्तर द्वारा दिए गए समय में जमा करना बहुत जरूरी है। सब आपका नियोक्ता या कंपनी डिसाइड करती है। आपका टीडीएस डिक्लेरेशन देने के बाद में अधिकतम इनकम पे लगने वाला कर अप्रैल से मार्च के 12 महीने में काटा जाता है। तो चलिए आपके द्वारा दिया जाने वाला डिक्लेरेशन पे चर्चा करते हैं। फॉर्म 12BB के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम लोग देखते हैं। अभी देखते हैं इसमें HRA, घर भाड़ा भत्ता या होम रेंट अलाउंस, पेमेंट से मकान का रेंट मिलता है जिसका आपके रेंटर के किराए में मकान में रहते हैं तो आपका साल का रेंट रिसिप्ट जमा करना जरूरी है। तो इसको रेंट अलाउंस बोलते हैं। आपके नियोक्ता द्वारा आपको रेंट अलाउंस दिया जाता है। तो आप उस रेंट का साल का 12 महीने का टोटली रेंट का रिसिप्ट आपको रखना जरूरी है। अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा भाड़ा होने पे रेंट एग्रीमेंट और मकान ओनर का पैन कार्ड देना जरूरी होता है। मतलब अगर आपका
रूम का रेंट 10,000 के ऊपर है तो उसका ऑब्वियसली आपका ज़्यादा होता है रेंट। अगर समझ लीजिए आप 12 मंथ का रेंट 1 लाख के ऊपर अगर आपका रेंट जाता है तो आपको उस रेंट रिसिप्ट के साथ में मकान मालिक का एग्रीमेंट विथ मकान मालिक का पैन कार्ड देना जरूरी रहता है। तो ये HRA अनाउंस आप वैसे भी पा सकते हो। तो उसमें कैसा है कि दूसरा 80GG के अनुसार आपको महीना, अगर आपका कंपनी आपको देती नहीं है बट 80GG के अनुसार आप अलग से 5,000 रुपीज़ मंथली, 5,000 रुपीज़ मंथली तो सालाना 60,000 रुपये आप HRA में इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हो। जैसे कि आपका महीने का इसमें 5,000 का प्रोविज़न है तो ये आप जो पैसा भरते हो उसके आप रसीट्स अगर आपके नियोक्ता को देते हो तो इसमें आप 50,000 रुपये पे कर सहूलत पा सकते हो। अभी LTC मतलब क्या होता है? LTC मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस। इसमें आप कोई भी प्रवास या कोई भी ट्रैवल करते हो तो उसके बिल्स, मतलब आप अगर इस साल भर के दौरान कहाँ भी आउट टूर करते हो या कोई भी आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस रहता है उसमें आपके पेट्रोल के बिल्स रहेंगे, रेल का टिकट रहेगा या जो भी आप ट्रैवलिंग करते हो उसके रसीप्स, उसके बुकिंग्स, ये आपको रखना ज़रूरी है। तो ये भी आप आपके नियोक्ता को दे सकते हो, इसमें भी आप करके इसमें छूट पा सकते हो। थर्ड है होम लोन। अगर आपका होम लोन है तो होम लोन्स में आपको क्या करना है? होम लोन्स के इस केस में गृह कर्ज, इसके केस में आपको कलम 24 के अनुसार गृह कर्ज का जो इंटरेस्ट है फसद पे कलम 80 के अनुसार आपका मुद्दल यानी मेन कर्जा और ब्याज आपके फाइनेंशियल वर्ष के दौरान आपकी तरफ से भरा हुआ या भरा जाने वाला पैसा, इसका प्रमाण पत्र बैंक द्वारा अधिकृत तरीके से लेके आपका यह प्रोविजनल प्रमाण पत्र आपको आपके कंपनी में या आपके नियोक्ता को देना जरूरी है। बहुत सारे होम लोन्स के फाइनेंस द्वारा उनको ऑनलाइन भी दिया जाता है। जैसे कि आपका EMI जा रहा है और आपका इंटरेस्ट कट रहा है तो आपके उस स्टेटमेंट में आप इस साल के दौरान अप्रैल से लेके मार्च में इस साल के दौरान आप टोटल आपका मेन कर्जा और आप इंटरेस्ट कितना भर रहे हो, ये इसका दोनों का एक स्टेटमेंट रहता है। उस स्टेटमेंट में आपको टोटली दोनों के अलग अलग से दिखाए जाते हैं और बहुत सारे फाइनेंस कंपनियों ने इसका अलग से प्रोविज़न करके रखा है। तो ये आपको, तो उसमें आपको वो मिलता है, वो ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगा। या अगर आपको ऑनलाइन मिलता नहीं है तो आप बैंक में जा सकते हो और बैंक में जाके उस फाइनेंशियल ईयर का आप स्टेटमेंट निकाल के उस स्टेटमेंट को आप आपके नियोक्ता में दे सकते हो। तो ये आपका डिक्लेरेशंस है, तो उसमें भी आप कर के लिए उसमें छूट पा सकते हो। तो अभी देखते हैं कलम 80D के अनुसार आपको मेडिक्लेम और वैद्यकीय खर्चा, इसमें भी सहूलत पा सकते हो। कलम 80D के अनुसार इस साल के दौरान आपकी तरफ से भरे गए मेडिक्लेम EMI, अनौपचारिक तरीके से आया हुआ आपका वैद्यकीय खर्चा या हॉस्पिटल बिल्स, मेडिकल की दवाओं के रिसिप्ट्स आपको देना जरूरी है। तो आपके फाइनेंशियल साल के दौरान आपको कोई भी आप मेडिसिन्स लेते हो तो उसके बिल्स आपको लेके रखना जरूरी है। अगर आप इसके दौरान आपके कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस है उसके आपके EMI जाते हैं तो वो भी आप उसमें दिखा सकते हो। उसके बाद में आप मेडिकल के बिल्स या कोई आपको साल में कोई हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो आपके फैमिली में से, तो उसमें से आप आपके नाम के बिल्स आप यहाँ पे जमा कर सकते हो। अभी देखते हैं 5 नंबर में कलम 80C के दौरान की गई इन्वेस्टमेंट, आपके की हुई इन्वेस्टमेंट किया है, आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है
उसका खर्च, इसका रिसिप्ट जमा करना जरूरी है। इसमें होम लोन आता है, स्कूल फी आती है, आयुर्बीमा आता है, इक्विटी आती है, इक्विटी सेविंग स्कीम आती है, पोस्ट आदि में आपने किया हुआ इन्वेस्टमेंट का उल्लेख रहता है। तो ये सब आपको इसके सारे रिसिप्ट्स है वो आपको साल के एंड पे या आपके नियोक्ता द्वारा बताए जाने पे आपको इसके टोटली दस्तावेज, सारी रिसिप्ट्स आपको आपके नियोक्ता को जमा करना है। तो आप जो भी डिक्लेयर करते हो आपको पता रहता है कि आपने साल के पहले क्या डिक्लेयर किया है। तो जो आप डिक्लेयर कर रहे हो उस डिक्लेरेशन का आपको रिसिप्ट्स देना है। जैसे कि आप LIC पेड करते हो, महीने में LIC भरते हो, तो वो LIC का स्लैब्स उसमें अलग अलग है, तो LIC का आप दिखा सकते हो, पेट्रोल अलाउंस दिखा सकते हो, उसके बाद में HRA हो गया, उसके बाद में राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS का भी दिखा सकते हो। इसमें आपका कंपनी NPS योजना, इसमें ऐसी जानकारी है कि NPS योजना के लिए आपका कंपनी NPS योजना में खुद से पैसा भरती है, हर एक कंपनियाँ भरती है, तो उसका विवरण उनके पास तो रहता ही है, जो वो भरते हैं उनका विवरण उनके पास रहता है। लेकिन कोई कोई केस में ऐसा होता है कि अगर आप NPS में अलग से पैसा डालते हो, अगर आप अलग से पैसा डालते हो तो आपको आपके नियोक्ता को उसका बताना जरूरी है। अगर आप डालते हो तो उसका जो भी है प्रूफ आपको आपके नियोक्ता को जाके देना है, ताकि नियोक्ता उनके इसमें वो आपका ऐड कर सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके नियोक्ता द्वारा आपको टोटली बताई जाती है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप और उस इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करते हो, उस इन्वेस्टमेंट जैसा डिक्लेयर कर रहे हो उसके रिसिप्ट्स आपको साल में कभी भी जब भी आपका नियोक्ता बोलेगा तभी आपको उसके रिसिप्ट्स उनको जमा कराने हैं। अगर आप ये रिसिप्ट्स आपने डिक्लेरेशन किए हुए रिसिप्ट्स या डिक्लेरेशन किया हुआ पुरावा नहीं दे पाते हो तो आपको TDS के तौर पे आपका TDS काटा जाता है और ये कर के दौरान आपका TDS कट जाता है। बस, थैंक यू। अगर ऐसे ही वीडियोस आपको देखने हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करके और बहुत सारे वीडियोस देखिए।